नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, संस्मरण, निबंध आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मजेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। आप इस पॉडकास्ट को निरंतर सुन रहे हैं या यहाँ पहली बार आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध है कि आपके लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर इसे अपनी रेटिंग जरूर दें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। अब बात आज के एपिसोड की। अभी भारत में मई जून की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले विशेषकर 2 दशकों से गर्मियों की छुट्टियां वैसी मस्ती और बेफिक्री भरी नहीं रह गई हैं जैसी कभी हुआ करती थी। किसी समय गर्मी की छुट्टियों का मतलब होता था बच्चों का अपना समय, जिसे वे जैसे चाहे बिता सकते थे। अभी तो छुट्टियों का मतलब है न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता या अभिभावकों के लिए ज्यादा काम। तैराकी सीखनी है, तबला बजाना सीखना है, कोडिंग करनी है, फ्रेंच सीखनी है, होमवर्क के प्रोजेक्ट बनाने हैं और न जाने क्या क्या। नतीजा ये कि जैसे इंडिया टुडे के कमलेश किशोर सिंह ने एक पॉडकास्ट में कहा था, हम एक बोर होता बच्चा, एक कुछ ना करता हुआ बच्चा देखने को तरस गए हैं। इसी खोए बचपन को और छुट्टियों को याद करते हुए आज के एपिसोड में मैं आपको सोवियत रूस के 20वीं सदी की शुरुआत के प्रसिद्ध लेखक अलेक्सेई तोल्स्टॉय की 1922 में लिखी पुस्तक निकिता का बचपन के कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। अलेक्सेई तोल्स्टॉय इतिहास और विज्ञान पर लिखते थे। पढ़ाई से वे इंजीनियर थे, पर यह किताब उन्होंने बचपन पर लिखी, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। मैंने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा, जो कि प्रगति प्रकाशन मॉस्को ने छापा था, और रूसी से अनुवाद डॉक्टर मदन लाल मधु ने किया था। निकिता का बचपन कुछ हद तक आत्मकथा परक है, यानी इसमें लेखक के अपने बचपन की छवियां भी दिखती हैं। निकिता 10-12 साल का एक लड़का है जो रूस के एक गांव में एक बड़े से मकान में अपनी मां के साथ रह रहा है। पिता काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर होते हैं। निकिता शायद स्कूल नहीं जाता, बल्कि घर पर ही एक रेजिडेंट ट्यूटर उसे पढ़ाते हैं। किताब की शुरुआत में ही निकिता की क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और उसे नियमित पढ़ाई से छुटकारा मिल गया है। साथ ही मिल गया है मौका बाहर बर्फ से ढके मैदानों में घूमने का, नए दोस्त बनाने का, अपने लंबे चौड़े मकान के अंधेरे कमरों में घूमने का, खामोश दोपहरियों का, और हाँ, शायद जीवन के पहले छोटे से प्रेमांकुर को पहचानने का। यह किताब मुझे हमेशा अपने धूल और गर्मी से भरे शहर से निकालकर बर्फ के मैदानों और सर्दियों की धूप में ले जाती थी। आज तक ये शायद मेरी सबसे पसंदीदा किताब है और इसे मैं सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ। एक मैजिक रियलिज्म से भरी बेहद खूबसूरत कविता की तरह लिखी इस किताब को मैं कहूँगा आप भी पढ़िए। इसका जो पहला अंश मैं आपको सुना रहा हूँ, उसमें छुट्टियां शुरू होने से पहले ही दिन निकिता को नई बनाई गई स्लेज, यानी बर्फ पर धकेले जाने वाली बिन पहियों की एक छोटी सी ट्रॉली मिल गई है और वह सुबह सुबह ही उसे लेकर सैर करने निकल गया है, जैसे हम बचपन में अपनी नई साइकिल को लेकर चुपके से दोपहर में जब सब सोते थे निकल जाते थे। सुनिए ये अंश। निकिता ने अनुमान लगा लिया कि अर्कादी इवानोविच को किसके खत का इंतजार है, मगर अब देर करना ठीक नहीं था। निकिता ने भेड़ की खाल की जैकेट पहनी, नमदे के जूते चढ़ाए, फर की टोपी ओढ़ी, कत्जाकी हुड को अलमारी के नीचे घुसेड़ा ताकि वह किसी के हाथ में लग सके, और बाहर ओसारे में भाग गया। चौड़े अहाते में चमकती हुई सफेद और नरम नरम बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इंसानों के पैरों और अधिकतर कुत्तों के पंजों के नीले और गहरे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हवा पाले से ठिठुरी ठुठराई और हल्की हल्की थी।
नाक में खुजली करती और गालों पर सुइयां सी चुभोती हुई। बर्फ की सफेद टोपी ओढ़े बग्घी खाना, छानियां और बाड़े जमीन से बिल्कुल सटे हुए थे। ऐसा लगता था मानो बर्फ में पैदा हुए हों। घर से लेकर पूरे अहाते तक स्लेजों के निशान शीशे की भांति चमक रहे थे। निकिता ओसारे की बर्फ से ढकी और कचकचाती पैड़ियों पर से भागता हुआ नीचे उतरा। नीचे देवदार की लकड़ी की बनी हुई नई स्लेज खड़ी थी, जिसके साथ बटी हुई रस्सी बंधी थी। निकिता ने उसकी जांच की। हाँ, मजबूत है। उसने उस पर बैठकर आजमाइश की। बढ़िया फिसलती है। उसने स्लेज को कंधे पर लादा, फावड़ा भी ले लिया कि कहीं जरूरत पड़ जाए, और बाग के पास वाले संकरे रास्ते से बांध की ओर भाग चला। वहां आकाश को छूते हुए बड़े बड़े और चौड़े चौड़े विल्लो वृक्ष खड़े थे, पाले से ढके हुए। उनकी हर शाखा मानो बर्फ की बनी हुई थी। निकिता नदी की ओर दाएं को मुड़ गया। उसने दूसरों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की। जहां बर्फ अछूती और साफ थी, वहां निकिता पीछे की ओर चलता, ताकि अर्कादी इवानोविच यानी उनके रेजिडेंट ट्यूटर की आंखों में धूल झोंक सके। पिछले कुछ दिनों में चागरा नदी के खड़े तटों पर फूली फूली बर्फ के बड़े बड़े ढेर जमा हो गए थे। कहीं कहीं तो बर्फ के ढेर जीभ सी निकाले हुए नदी के ऊपर लटके हुए थे, मगर इस जीभ पर पैर पड़ते ही वह बर्फ कड़कड़ा कर टूट जाएगी, नीचे को धसकेगी और बर्फ का टीला सफेद बर्फीली धूल का बादल उड़ाता हुआ नीचे बैठ जाएगा। नदी दाईं ओर को सफेद और वीरान मैदानों के बीच नीली छाया सी बनाती हुई मुड़ती थी। बाईं ओर को ऊंचे तट की ढाल पर सोस्नोवका गांव की काली काली झोपड़ियां थी और कुओं की बल्लियां हिलडुल रही थी। छतों के बहुत ऊपर धुएं के नीले नीले बादल लहराते और हवा में घुल मिल जाते। बर्फ से ढके खड़े तट पर राख के पीले धब्बे और धारियां बनी हुई थी। यह राख उसी सुबह गृहिणियों ने चूल्हों से निकालकर बाहर फेंकी थी। वहां छोटी छोटी आकृतियां हिलती डुलती नजर आ रही थी। वे गांव के हमारी ओर के रहने वाले लड़के थे। आगे जहां नदी में खम पड़ता था, मुश्किल से ही दिखाई देते हुए लड़कों की कौचान टोली जा रही थी। बहुत ही खतरनाक टोली थी ये। निकिता ने फावड़ा फेंका, स्लेज को बर्फ पर टिकाया, उस पर बैठा, रस्सी को कसकर हाथ पर लपेटा और पैरों से एक दो बार स्लेज को आगे की तरफ धकेला। तब स्लेज खुद ब खुद ही फिसलने लगी। निकिता के कानों में हवा की सीटियां बजने लगी और दोनों ओर से बर्फीली धूल उड़ने लगी। वह तीर की तरह नीचे और अधिक नीचे चला जा रहा था। अचानक उस जगह जहां नदी पर पहुंचकर बर्फ का अंत हो गया था, स्लेज हवा में उड़ती सी नदी की जमी हुई सतह पर जा पहुंची। वह धीमी और अधिक धीमी हुई और फिर रुक गई। निकिता हंस दिया, स्लेज से नीचे उतरा और घुटने घुटने तक बर्फ में चलता हुआ स्लेज को पहाड़ी के ऊपर खींच ले चला। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे अपने करीब ही बर्फ से ढके मैदान में अर्कादी इवानोविच की काली सी आकृति दिखाई दी। उसे यह आकृति इंसान के कद से बड़ी प्रतीत हुई। निकिता ने फावड़ा उठाया, झटपट स्लेज पर बैठा और तेजी से नीचे की ओर लुढ़क गया। फिर वह जमी हुई सतह पर भागता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहां बर्फ के ढेर जीभ की भांति नदी के ऊपर लटके हुए थे। बर्फ की जीभ के नीचे पहुंचकर निकिता ने गुफा बनानी शुरू की। यह तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। फावड़े से बर्फ काटने में देरी कौन सी लगती है। गुफा बनाकर निकिता उसमें घुस गया। उसने स्लेज भी अंदर घसीट ली और भीतर से गुफा के मुंह पर बर्फ के टुकड़े रखने लगा। जब दीवार बन गई तो गुफा में हल्की हल्की नीली रोशनी रह गई। वहां बड़ा आराम और खूब मजा था। अगले अंश में निकिता अपने एक खूबसूरत सपने में घर के अंधेरे कमरों की सैर कर रहा है, वो भी हवा में तैरते हुए। क्या आपने और हमने ऐसे सपने नहीं देखे? सुनिए ये अंश। निकिता ने सपना देखा। वह कई बार यह सपना देख चुका था, हर बार एक ही जैसा। बैठक का दरवाजा धीरे से खुला, किसी भी तरह की चूं चर्र किए बिना। फर्श पर खिड़कियों की नीली सी छाया पड़ रही थी। स्याह खिड़कियों के पार चांद लटक सा रहा था, बड़े से चमकते हुए गोले के समान। निकिता खिड़कियों के बीच रखी हुई ताश खेलने की मेज पर चढ़ गया। वहां से उसे यह दृश्य दिखाई दिया। खड़िया की तरह सफेद सामने वाली दीवार पर
बड़े से केस में लटकी हुई दीवार घड़ी का इधर उधर हिलता हुआ पेंडुलम चांदनी में चमक रहा है। घड़ी के ऊपर एक रौबीले बुजुर्ग का फ्रेम किया हुआ छवि चित्र लटक रहा है। बुजुर्ग के मुंह में पाइप दबी हुई है। उसकी बगल में टोपी और शॉल ओढ़े एक वृद्धा है जो अपने होठों को दबाए हुए सामने की ओर देख रही है। दीवार के साथ साथ घड़ी से बैठक के कोने तक धारीदार 4 आराम कुर्सियां हत्थे फैलाए हुए अपनी 4 टांगों पर टिकी हुई हैं। कोने में नीची और टेढ़ी टेढ़ी टांगों वाला सोफा रखा हुआ है। इन कुर्सियों की न तो आंखें हैं और न ही मुंह, फिर भी वे बिना हिले ढुले चांद पर नजरें टिकाए हुए हैं। सोफे की झालर के नीचे से एक बिल्ला बाहर निकलता है। वह अपनी कमर झुकाकर फैलाता है, उछलकर सोफे पर चढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। काला और लंबा सा वह दुम झुकाए चला जा रहा है। सोफे से वह कुर्सी पर कूदता है, दीवार के साथ रखी कुर्सियों पर से चलता और झुककर हत्थों के नीचे से निकलता हुआ बढ़ता जाता है। आखिर तक जाकर वह फर्श पर कूदता है और घड़ी के सामने तथा खिड़कियों की ओर पीठ करके बैठ जाता है। पेंडुलम हिलडुल रहा है। बूढ़ा बुढ़िया गुस्से से बिल्ले को ताक रहे हैं। अब बिल्ला पिछली टांगों पर खड़ा होता है। वह एक पंजा घड़ी के केस पर टिकाता है और दूसरे से पेंडुलम को हिलने डुलने से रोकने की कोशिश करने लगता है। केस में शीशा तो है ही नहीं, बस पेंडुलम उसके पंजे में आया कि आया। काश वह चीख सकता, मगर निकिता तो उंगली तक नहीं हिला पा रहा, हिलडुल भी नहीं सकता। डर ने उसे जकड़ लिया है। भयानक, बहुत भयानक दृश्य है और जल्द ही अधिक भयानक हो जाएगा। चांदनी लंबे लंबे चतुर्भुजों के रूप में फर्श पर लेटी हुई है। बैठक में एकदम सन्नाटा छा गया है। हर चीज ने दम साध लिया है। बिल्ला फैलता जा रहा है। उसने अपना सिर झुकाकर आगे की ओर बढ़ाया है। उसके कान तन गए हैं और वह पंजे से पेंडुलम को पकड़ने की कोशिश करने लगा है। निकिता जानता है अगर बिल्ले ने पेंडुलम को छू लिया तो वह रुक जाएगा और उसी क्षण सभी कुछ लड़खड़ाकर टुकड़े टुकड़े होकर भड़बड़ाता हुआ नीचे जा गिरेगा और धूल की तरह गायब हो जाएगा। तब न तो दीवारें ही रहेंगी, न बैठक और न चांदनी ही। डर के मारे निकिता के सिर में शीशों के तेज से टुकड़े छनछनाने लगते हैं। उसके सारे बदन पर चींटियां सी चलने लगती हैं। निकिता अपना सारा कस बल बटोरता है, हताशा से चीखता है और फर्श पर ढह पड़ता है। फर्श अचानक नीचे को धसक जाता है। निकिता उठकर बैठता है। वह अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है। उसे पाले से जमी हुई कमरे की 2 खिड़कियां दिखाई देती हैं और उनके शीशों के बीच से नजर आता है साधारण से बहुत बड़ा और अजीब सा चांद। फर्श पर एक गमला रखा है और उसके घुटनों तक के जूते पड़े हैं। हे भगवान, हे भगवान! निकिता ने झटपट अपने ऊपर सलीब बनाई और तकिए के नीचे सिर घुसेड़ दिया। तकिया गरम गरम और नरम नरम था, सपनों से ठसाठस भरा हुआ। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी कि उसने अपने को उसी बैठक में, उसी मेज पर खड़े देखा। पेंडुलम चांदनी में हिलडुल रहा था। बूढ़ा और बुढ़िया गुस्से से उसे घूर रहे थे। फिर सोफे के नीचे से बिल्ली का सिर बाहर आ रहा था, मगर इस बार निकिता ने अपनी बाहें फैला ली। वह मेज से तनिक सा टकराकर नीचे कूद गया तथा अपनी टांगों को जल्दी जल्दी हिलाता हुआ फर्श के ऊपर या तो उड़ने या तैरने सा लगा। बड़ा अनूठा, बहुत ही असाधारण आनंद मिल रहा था उसे कमरे में उड़ते हुए। जब उसके पैर फर्श को छूने लगते तो वह अपने हाथों को हिलाना शुरू कर देता। धीरे धीरे छत की ओर ऊपर को उठता और टेढ़े मेढ़े ढंग से दीवार के साथ साथ उड़ने लगता। उसकी नाक के बिल्कुल निकट ही प्लास्टर की कॉर्निस थी और उस पर भूरी भूरी और प्यारी प्यारी धूल की तह जमी हुई थी। बहुत ही सौंधी सौंधी गंध थी उसकी। उसके बाद उसे दीवार पर जानी पहचानी दरार नजर आई, नक्शे पर बनी हुई वोल्गा नदी जैसी। फिर उसकी आंखों के सामने उभरी एक बहुत ही पुरानी और बड़ी अजीब सी कील, जिसके साथ रस्सी का एक टुकड़ा बंधा हुआ था और उसके साथ ढेरों मरी हुई मक्खियां चिपकी हुई थी। निकिता ने दीवार पर पैर से ठोकर लगाई और कमरे में से धीरे धीरे उड़ता हुआ घड़ी की तरफ बढ़ गया।
घड़ी के केस के ऊपर कांसे का छोटा सा फूलदान रखा था। फूलदान में उसके तल में कोई चीज पड़ी हुई थी जो निकिता को नजर नहीं आ रही थी। अचानक किसी ने निकिता के कान में फुसफुसा कर कहा, जो कुछ उसमें पड़ा है ले लो। निकिता घड़ी की ओर उड़ा और उसने फूलदान में हाथ घुसेड़ा, मगर इसी क्षण दीवार पर लटकी हुई तस्वीर में से जीती जागती बुढ़िया बाहर निकली और उसने अपने हड़ीले हाथों से निकिता का सिर पकड़ लिया। निकिता ने सिर छुड़ा लिया, मगर इसी समय दूसरी तस्वीर से बूढ़ा बाहर निकला। उसने अपनी लंबी सी पाई फैलाई और ऐसे जोर से निकिता की पीठ पर धौल जमाई कि वह फर्श पर जा गिरा। निकिता ने गहरी सांस ली और उसकी आंख खुल गई। अगला जो अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, उसमें है वो छोटा सा प्रेमांकुर जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। लीजिए सुनिए। निकिता ने गहरी सांस ली, कुछ क्षण अंगीठी के पास खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। अंगीठी में जल रही आग की रोशनी से बड़ी ड्योढ़ी रोशन थी। वहीं अंगीठी के सामने भेड़िए की खाल से ढके हुए संदूक पर लीलिया बैठी थी और चिंगारियों के खेल का मजा ले रही थी। निकिता उसके करीब संदूक पर बैठ गया। ड्योढ़ी में अंगीठी की गर्माहट और खूंटी पर लटके हुए फर कोटों की गंध फैली थी। बहुत बड़ी अलमारी की दराजों में रखी हुई पुरानी चीजों की गंध भी आ रही थी, मन को उदास करने वाली। आओ कुछ बातचीत करें, लीलिया ने सोचते हुए कहा। मुझे कोई दिलचस्प बात सुनाओ। कहो तो तुम्हें वह सपना सुनाऊं जो मैंने कुछ ही दिन पहले देखा था। हाँ हाँ सुनाओ, जरूर सुनाओ। निकिता ने बिल्ले और सजीव हो उठने वाले चित्रों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वह उड़ता रहा और छत के नीचे उड़ते हुए उसने क्या कुछ देखा। घुटनों पर उस गुड़िया को टिकाए हुए जिसकी टांग पर पट्टी बांधी गई थी, लीलिया बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। निकिता जब सपने के बारे में सुना चुका तो लीलिया उसकी ओर मुड़ी। वह डर और जिज्ञासा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। उसने फुसफुसा कर पूछा, फूलदान में क्या था? मालूम नहीं, उसमें जरूर कोई दिलचस्प चीज होगी, मगर मैंने तो यह सपने में देखा था। फिर भी तुम्हें उसे देखना चाहिए था। तुम लड़के हो, कुछ भी नहीं समझते। यह बताओ, क्या तुम्हारे घर में सचमुच ऐसा फूलदान है? उस तरह की घड़ी तो हमारे घर में है, मगर फूलदान का मुझे कुछ ख्याल नहीं। घड़ी तो दादा की पढ़ाई के कमरे में है, खराब हुई पड़ी है। आओ चलकर देखें। वहां अंधेरा है। हम क्रिसमस ट्रक से लालटेन उतार लेंगे, तुम जाकर लालटेन ले आओ, कृपया जाओ। निकिता भागकर बैठक में गया। उसने क्रिसमस वृक्ष से रंगीन अभ्रक की खिड़कियों वाली लालटेन उतारी, उसे जलाया और हॉल में वापस चला गया। लीलिया ने एक बड़ी सी ऊनी शॉल कंधों पर डाल ली। बालक दबे पांव बरामदे में आए और चुपके चुपके गर्मी के कमरों में जा पहुंचे। ऊंची छत वाले अंधेरे दीवान खाने की खिड़कियों पर पाले की मोटी परत जमी हुई थी। चांदनी में उन पर शाखाओं की भारी और काली परछाइयां पड़ रही थी। वहां ठंड थी और सड़े हुए सेबों की गंध फैली हुई थी। बगल के कमरे में खुलने वाले बलूत के दरवाजे अधखुले थे। घड़ी वहां अंदर है क्या? लीलिया ने पूछा। नहीं, और आगे तीसरे कमरे में। निकिता, तुम्हें किसी चीज से भी डर नहीं लगता? निकिता ने दरवाजे को खींचा। वह दर्दीली आवाज में चरमराया और यह आवाज सभी खाली कमरों में धीरे से गूंज गई। लीलिया ने निकिता की बांह थाम ली। लालटेन हिल गई और उसकी लाल और नीली किरणें दीवारों पर हिलने डुलने लगी। बालक पंजों के बल अगले कमरे में पहुंचे। यहां खिड़कियों में से छन रही चांदनी लकड़ी के फर्श पर नीले चौके बनाती हुई लेटी थी। दीवार के साथ धारीदार आराम कुर्सियां रखी थी और कोने में टेढ़ी मेढ़ी टांगों वाला सोफा टिका था। निकिता का सिर घूमने लगा। बिल्कुल ऐसा ही तो कमरा उसने सपने में देखा था। वे हमारी ओर देख रहे हैं। बूढ़े और बुढ़िया के दीवार पर लगे चित्रों की ओर संकेत करते हुए लीलिया फुसफुसाई। बालक भागकर कमरे में गए और उन्होंने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया। कमरे में चांदनी खिली हुई थी। अलमारियों के शीशे और उनके अंदर रखी हुई किताबों की सुनहरी जिल्दें चांदनी में खूब चमक रही थी। अंगीठी के ऊपर घुड़सवार की पोशाक पहने और चांदनी में नहाई हुई महिला की तस्वीर रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी। यह कौन है? निकिता के निकट होते हुए लीलिया ने पूछा। यह वही है
निकिता ने फुसफुसा कर जवाब दिया। लीलिया ने सिर हिलाकर हामी भरी और कमरे में नजर दौड़ाते हुए अचानक चिल्ला उठी, फूलदान निकिता, वह रहा फूलदान। कमरे के सिरे पर महोगनी के केस में एक बड़ी सी घड़ी लटकी हुई थी। उसका पेंडुलम गतिहीन था। घड़ी के ऊपर लकड़ी के 2 कंगनों के बीच बबर के सिर से सुसज्जित कांसे का एक फूलदान था। न जाने क्यों, मगर उसकी ओर निकिता का पहले कभी ध्यान नहीं गया था। हाँ, अब उसे पहचानने में देर न लगी। यह वही फूलदान था जो उसने सपने में देखा था। उसने घड़ी के साथ एक कुर्सी टिकाई, उस पर चढ़ा और पंजों के बल खड़े होकर फूलदान में अपना हाथ डाला। उसके तल में उसकी उंगलियां धूल से सन गईं और उसे किसी सख्त सी चीज की अनुभूति हुई। मिल गई। उस चीज को मुट्ठी में कसकर बंद करते और फर्श पर कूदते हुए निकिता ने कहा। इसी समय अलमारियों के पीछे से घुर्र घुर्र की आवाज हुई। 2 बैंगनी आंखें चमक उठी और यहाँ चूहों का शिकार करने के लिए आया हुआ बिल्ला वासिली वासिल्येविच उछलकर सामने आ गया। लीलिया हाथ झटकती हुई भागी और निकिता उसके पीछे पीछे। वह बेहद डर गया था। उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो किसी ने उसके बालों को छुआ हो। बिल्ला बालकों से आगे निकल गया और आहट किए बिना तथा अपनी पूंछ झुकाए हुए चांदनी से नहाए कमरों को लांघता चला गया। बालक भागकर ड्योढ़ी में पहुंचे और अंगीठी के सामने फिर से संदूक पर जा बैठे। डर के मारे मुश्किल से ही उनकी सांस आ जा रही थी। हाँ, तो फूलदान में से क्या चीज मिली है? निकिता की आंखों में झांकते हुए लीलिया ने पूछा। निकिता ने मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में नीलम जड़ी एक पतली सी अंगूठी थी। लीलिया अवाक सी रह गई। उसने हाथ बजाए। अंगूठी? ये जादुई अंगूठी है, निकिता ने कहा। सुनो तो, मगर हम इसका क्या करेंगे? निकिता ने माथे पर बल डाले, लीलिया का हाथ पकड़ा और उसकी तर्जनी में अंगूठी पहनाने लगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों पहना रहे हो? लीलिया ने पूछा। उसने हीरे की ओर देखा, मुस्कुराई, गहरी सांस ली और निकिता के गले में बाहें डालकर उसे चूम लिया। निकिता ऐसे लाल हो गया कि उसे अंगीठी से दूर हटना पड़ा। उसने अपना पूरा साहस बटोर कर कहा, यह भी तुम्हारे लिए है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से 8 बार तह किया हुआ कागज का वह टुकड़ा निकाला जिस पर कविता लिखी हुई थी और लीलिया को दे दिया। लीलिया ने वह कागज खोला, होंठ हिलाते हुए उसे पढ़ा और फिर सोचते हुए कहा, धन्यवाद निकिता, तुम्हारी यह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये जो आखिरी अंश मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, इसके जरिए मैं आपको उन बचपन में बिताई गई खाली दोपहरियों की याद दिलाना चाहता हूं जो हमने आपने सब जनों से बचकर अपने अंधेरे कमरों में, बाहर छतों पर, शायद तालाब के किनारे, किसी किले की दीवार के पीछे छुपकर अपने आप से बातें करते, सोचते, विचारते गुजारी है। यही ऐसा ही अंश ये है जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। सुनिए। निकिता बाहर अहाते में चला गया। बड़ा उदासी भरा दिन था। सीली सीली भारी हवा चल रही थी। नमी में नमक की तरह भुरभुरी मटमैली बर्फ को घोड़ों की लीद ने थोड़ा पीलापन दे दिया था। बांध की ओर मुड़ने वाला स्लेज का रास्ता, जिस पर गोबर पड़ा था और बहुत से डबरे थे, इर्द गिर्द के बर्फ ढके मैदान से ऊंचा था। छानियों और खत्तियों की लट्ठों की दीवारें, फूस की काली पड़ी हुई छतें, निपत्ते वृक्ष, लट्ठों का रंग रोगन के बिना बड़ा सा घर, हर चीज काली, मटमैली और साफ नजर आ रही थी। निकिता बांध के करीब चला गया। दूर से उसे गीले वृक्षों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह सरसराहट दूरी पर फाटकों से पानी गिरने के कारण पैदा होने वाली आवाज के समान थी। विल्लो वृक्ष की झूमती हुई चोटियां निचाई पर इधर उधर उड़ते और बिखरे बिखरे बादलों में लिपटी हुई थी। बादलों में लिपटी हिलती हुई शाखाओं के बीच काले काले पक्षी चक्कर लगाते हुए उड़ रहे थे और आतंकित से चीख चिल्ला रहे थे। निकिता पीछे की ओर अपना सिर किए हुए और मुंह खोले वहां खड़ा था। ऐसा लगता था मानो ये पक्षी बोझल और सीली हवा में से नमूदार हुए थे, बादलों के साथ उड़ते चले आए थे और सरसराते तथा झूमते विल्लो वृक्षों के साथ लटके हुए वे कुछ अस्पष्ट, भयानक और सुखद चीजों के बारे में चिल्ला रहे थे। निकिता ने अपना दम साध लिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
ये रुख पक्षी थे जो वसंत के पहले तूफान के साथ अपनी पुरानी जगहों पर अपने तबाह हुए घोंसलों में लौट आए थे। वसंत आ गया था। 3 दिन तक नम हवा चलती रही, बर्फ को चट करती हुई। ऊंची जगहों पर बर्फ के बीच से काली काली जमीन के टुकड़े नजर आने लगे। हवा में पिघलती हुई बर्फ, घोड़ों की लीद और पशुओं की गंध बसी हुई थी। जब पशुओं के बाड़े के दरवाजे खोले गए तो गायें एक दूसरे को धकेलती, सींग टकराती और जोर जोर से रंभाती हुई कुएं की ओर चली गई। वासंती हवा से मदमत्त हुआ बायान सांड बुरी तरह गरज रहा था। मीशका, कोरियोस्नोक और लेक्सिया ने अपने कोड़ों से पशुओं को गोबर की गंध वाले बाड़ों में मुश्किल से वापस भेजा। इसके बाद उन्होंने घुड़साल का दरवाजा खोला। घोड़े ऐसे ऊँघते हुए बाहर निकले मानो उन्होंने पी रखी हो। उनकी चमड़ी पहले की तुलना में काली हो गई थी, बाल झड़ गए थे, उनके अयाल लंबे, मैले और उलझे हुए थे। काले कौवे बेमतलब काएं काएं करते और पंख फड़फड़ाते हुए छतों के ऊपर उड़ते फिर रहे थे। कौवे तहखानों के पीछे किसी मरे हुए जानवर के गिर्द जमा हो गए थे जो अचानक बर्फ में से निकल आया था। वृक्ष जोर जोर से साएं साएं कर रहे थे, परेशान करने वाला भारी शोर मचा रहे थे। बांध के ऊपर वृक्षों और बादलों में उड़ते हुए रूप पक्षी काएं काएं कर रहे थे। इन दिनों निकिता के सिर में लगातार दर्द होता रहा। वह उनींदा और परेशान सा अहाते में और पानी से छपछपाती सड़कों पर भटकता रहा। खलियान में गया जहां भूसी के ढेर से अनाज की धूल और चूहों की गंध आ रही थी। एक अनबूझ सी परेशानी उसे घेरे थी। उसे लगता था कोई भयानक बात होगी, मगर क्या, यह न तो उसकी समझ में आती थी और न वह उसकी उपेक्षा ही कर सकता था। धरती, जंगली जानवर, चौपाए और पक्षी, कोई भी अब उसका दोस्त नहीं रह गया था। किसी को भी वह अब समझ नहीं आ पाता था। सभी तो बेगाने, शत्रु और द्वेषपूर्ण हो गए थे। कुछ तो होने वाला था, कुछ ऐसा जो समझ में ना आए, कुछ ऐसा गुनाह से भरा हुआ कि जिससे मौत ही आ जाए। मगर बेशक वह उनींदा था, बेशक हवा, जानवर की लाश, घोड़ों के खुरों, गोबर और पिघलती हुई बर्फ की गंध से उसका सिर चकराने लगा था, फिर भी कोई उत्सुकता थी जो उसे यहाँ भटकते रहने की प्रेरणा देती थी, उसे यहाँ खींच लाती थी। जब वह भीगा हुआ, परेशान सा और कुत्तों की गंध के साथ घर लौटा तो माँ ने बहुत गौर से उसकी ओर देखा। माँ की नजर में दया की नहीं, भर्त्सना की झलक थी। निकिता समझ नहीं पाया कि माँ क्यों नाराज थी। इससे उसकी उदासी और भी बढ़ गई। वह और परेशान हो उठा। पिछले कुछ दिनों के दौरान उसने कोई भी तो बुरी बात नहीं की थी, मगर फिर भी वह इस तरह परेशान था कि मानो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, ऐसा अपराध जो सारी पृथ्वी को अपनी लपेट में लेता जा रहा था। निकिता हवा के रुख वाली दिशा से भूसी की पुलियों के पास से गुजर रहा था। पुलियों की इसी टाल में अभी तक वे सुराख कायम थे जो मजदूरों और मजदूरों ने पतझड़ के दिनों में गेहूं की कंडनी करते समय बना दिए थे। रात के समय लोग इनमें घुसकर सो रहते थे। गर्म और सोंधी गंध वाले भूसे के नीचे निकिता ने अंधेरे में कभी कुछ बातचीत सुनी थी। उसे वह याद हो आई। निकिता खलियान के निकट खड़े हलवाहे के कोष्ठक की ओर चला गया। यह तख्तों का बना हुआ छोटा सा पहिएदार घर था। एक चूल के सहारे लगा हुआ उसका दरवाजा हवा में बुरी तरह चूं चूं कर रहा था। घर खाली पड़ा था। 5 पैड़ियों वाली छोटी सी सीढ़ी चढ़कर निकिता उसमें गया। इसमें शीशे के छोटे छोटे 4 टुकड़ों वाली एक छोटी सी खिड़की थी। फर्श पर अभी तक बर्फ पड़ी हुई थी। छत के नीचे दीवार के साथ लगे हुए तख्ते पर जहां तहां से कुतरा हुआ लकड़ी का एक चमचा पड़ा था। पिछली पतझड़ से उसे किसी ने यहां से नहीं उठाया था। वहीं एक बोतल भी थी जिसमें कभी वनस्पति तेल रहा होगा और चाकू का दस्ता भी पड़ा हुआ था। छत के ऊपर हवा सीटियां बजा रही थी। निकिता वहां खड़ा हुआ सोच रहा था कि मैं अब एकदम एकाकी हूं। सबने मुझे भुला दिया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हर कोई मुझसे नाराज है। उसे दुनिया की हर चीज सीली, काली और अभिशापित लग रही थी। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसे अपने लिए बहुत दुख होने लगा। होता भी क्यों ना, वह इस दुनिया में एकदम एकाकी था। खाली कोष्ठक में अकेला खड़ा था। हे भगवान, निकिता ने धीरे से कहा। उसे अपने सारे शरीर में झुरझुरी सी महसूस हुई। हे भगवान, फिर से सब कुछ ठीक ठाक कर दो। मैं चाहता हूं कि माँ मुझे प्यार करे, कि मैं अर्कादी इवानोविच का कहा मानने लगूं, कि फिर से सूरज चमके
और घास लहलहा उठे कि ये रुख पक्षी ऐसे जोर से न चीखें चिल्लाएं कि मुझे बायान सांड का गरजना सुनाई न दे। हे भगवान, फिर से सभी चीजों को ऐसा कर दो कि मुझे चैन मिले। निकिता ने यह शब्द कहते हुए सिर झुकाया और झटपट अपने ऊपर सलीब बनाई। प्रार्थना करने के बाद जब उसने लकड़ी के चमचे, तेल की बोतल और चाकू के दस्ते पर नजर डाली तो सचमुच अपने दिल को कुछ हल्का पाया। छोटी सी खिड़की वाले इस कोष्ठक में वह कुछ देर और खड़ा रहा और फिर घर वापस चला गया। तो यहां मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स के लिए मुझे या तो इंस्टाग्राम पर लिखें या मुझे आप मेल कर सकते हैं rahuljigaud@gmail.com पर। अगले किसी एपिसोड में मैं फिर आपके लिए कुछ रोचक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। नमस्कार।